Let's have the session. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu nusalli wa nusallimu ala rasulihil kareem. Amma ba'd. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. मेरे बच्चे, चैप्टर के नाम पे थोड़ा सा गौर करो. मूवमेंट इन एंड आउट ऑफ द सेल. उड़ा दो अगली. मूवमेंट इन एंड आउट ऑफ द सेल. मेरे बच्चे, चैप्टर के नाम से ही कुछ बातें बड़ी वाजे हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी. व्हाट आर दोस थिंग्स? बेटा, आपने बात करनी है सेल के अंदर अंदर कैसे जाते हैं, बाहर कैसे निकलते हैं. लेट्स अज्यूम दैट दिस इज अ सेल. हमने चैप्टर सेल ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, और जो हमारे नए बच्चे उन्होंने तो पूरा सिलेबस ही पढ़ा हुआ है, तो दोनों ही रिलेट कर पाएंगे इस बात को कि बेटा, अगर मुझे सेल के अंदर जाना है या मुझे सेल से बाहर आना है, तो द स्ट्रक्चर जो दरमियान में मौजूद है, जिसे बाईपास नहीं कर सकते, दैट इज, बोलो बेटा, सेल मेम्ब्रेन. एंड वी हैव स्टडीड इन चैप्टर नंबर 1 सेल कि बेटा, सेल मेम्ब्रेन इज अ पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन. रिमेंबर गाइस, हमने पढ़ा था कि सेल मेम्ब्रेन एक पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है. एंड व्हाट डज दैट मीन? अगर आपको याद हो तो वहां पर मैंने आपको समझाया था कि बेटा, कोई भी मेम्ब्रेन 3 टाइप्स की होती है. या तो कंप्लीटली परमिएबल मेम्ब्रेन होगी, या पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन होगी, या इम्परमिएबल मेम्ब्रेन होगी. दोज न्यू स्टूडेंट्स, कोई भी मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी 3 तरह की हो सकती है. या तो ये इम्परमिएबल होगी. इम्परमिएबल का मतलब क्या है? कि नथिंग कैन गो इन, नथिंग कैन कम आउट. दैट इज इम्परमिएबल. कंप्लीटली परमिएबल का मतलब क्या है? एवरीथिंग कैन गो इन एंड एवरीथिंग कैन गो आउट. जैसा कि एग्जांपल आपने पढ़ा था सेल वॉल. सेल वॉल आप पढ़कर आए थे कि इट इज एब्सोल्युटली परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी सेल वॉल से कोई भी चीज आसानी से पास हो सकती है विदाउट एनी हिंड्रेंस, विदाउट एनी रेजिस्टेंस. लेकिन सेल मेम्ब्रेन वाज अ पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन, व्हिच मींस इट डज नॉट अलाउ एवरीथिंग टू पास थ्रू. It does not allow everything. That is why it is very important to understand that which substances can go in and out of the cell and how. जो substances जा रहे हैं अंदर या बाहर, वो कैसे जाएंगे. So this chapter is primarily based on the movement of substances in and out of the cell membrane. And why are we studying it separately? Because अगर ये cell wall होती तो बेटा फिर तो ये पढ़ने की जरूरत नहीं होती. हम क्या कहते हैं? सेल वॉल से तो हर मटेरियल चला जाएगा इन, हर मटेरियल चला जाएगा आउट. लेकिन सेल मेम्ब्रेन में ऐसा नहीं है. तो बेसिकली बेटा द ट्रांसपोर्ट across the cell, the transport across the cell happens in 2 possible ways. There are 2 ways or 2 mechanisms by which materials can actually move in and out of the cell. बेटा, इस चैप्टर को आपने पहले जैसे भी पढ़ा हुआ था. That is not going to matter now. Try to make this try to fit this chapter in your mind as in the layout जिस तरह हम पढ़ने वाले हैं, इस तरह आपको मेरे साथ ही याद हो जाएगा. क्या कहा मैंने? ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल 2 पॉसिबल तरीकों से होती है. वन इज व्हाट वी कॉल पैसिव ट्रांसपोर्ट, द अदर इज व्हाट वी कॉल, बेटा बोलिएगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट. व्हेन वी see that how exactly materials are moving in and out of the cell, so there are 2 basic mechanisms by which actually substances move in or out of the cell. Number 1 is the passive movement, and number 2 is the active movement. So now on a fresh page, just make a column so that we can do this topic in a comparative style, ताकि हमें फटाफट याद हो जाए कि भाई एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है और पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है. So we are starting this chapter, and let's, the first topic of the chapter is a comparison between, yes please, passive and active transport. बेटा ऑनलाइन वालों, आज तुम लोग बिल्कुल बोल नहीं रहे हो, क्या वजह है? You need to participate ना, you know that. Active and passive transport. Okay, now this is very easy. Let me give you the basic idea. बेटा इधर देखो बेटा, when any substance moves in or out of the cell without using energy, when any material
मूव इन और आउट ऑफ द सेल, जब कोई भी चीज सेल के अंदर या बाहर जाएगी, या इन जनरल व्हेन सब्सटेंसेस मूव विदाउट कंज्यूमिंग एनर्जी, जब कोई मटेरियल बगैर एनर्जी कंज्यूम किए मूव करता है। लेट मी गिव यू सिंपल एग्जांपल। एक बकेट ऑफ वाटर है मेरे पास, एक बकेट ऑफ वाटर है मेरे पास, है जी, उसमें पानी भरा हुआ है, मैं इसमें एक होल कर दूं, विल द वाटर ऑटोमेटिकली स्टार्ट्स कमिंग आउट, यस और नो? Yes, sir. That is the movement without consuming Yes. energy. The movement without consuming energy. So, मेरे बच्चा, passive actually means the transport which occurs without consuming energy. There are so many examples. Let's say मैं पानी है, पानी में एक drop of ink डालता हूँ, ink का drop. How the drop of ink moves? The drop of ink move in the water till it spreads in the whole water, and this movement occur automatically. Yes or no? खुद ब खुद ही हो रहा होता है। अगर मैं परफ्यूम का बॉटल है मेरे पास एंड मैं परफ्यूम को पफ करता हूं, द पार्टिकल्स ऑफ परफ्यूम सिंपली मूव automatically from one point to another. So the process in which particle moves, the particles or substances move without consuming energy, without consuming energy. तो मेरा बच्चा, इस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? पैसिव। और वो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, वो मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस जो खुद ब खुद नहीं हो पा रही होगी, बल्कि आप उसमें एनर्जी कंज्यूम करेंगे, एनर्जी खर्च करेंगे, बगैर एनर्जी के वो मूवमेंट नहीं होगी, ऐसी ट्रांसपोर्ट को हम क्या कहते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। वो ट्रांसपोर्ट ऑफ पार्टिकल्स जहां पर एनर्जी खर्च करना पड़ेगी, जहां पर आपको एनर्जी कंज्यूम करवाना पड़ेगी, तब जाकर जनाबे अली वो मूवमेंट होगी। दैट इज व्हाट वी कॉल एक्टिव ट्रांसपोर्ट। फॉर एग्जाम्पल मेरे बच्चों, मुझे बताएं, अब जब मुझे क्या बताएं, मैं आपको बताता हूं। जैसे हमारे मुंह में जो सलाइवा रिलीज होता है, सलाइवा सब रिलेट कर सकते हैं, मैं कोशिश करता हूं रिलेटेबल एग्जांपल आपको दूं। मेरे बच्चे, जो सलाइवा हमारी बॉडी में रिलीज होता है सलेवरी ग्लैंड से, वो सलाइवा को रिलीज करने के लिए एनर्जी चाहिए। इसीलिए आपने नोट किया होगा कि रमजान के महीने में इफ्तार के वक्त से बिल्कुल पहले जब आपकी हालत बुरी हो रही होती है प्यास से, तो देखो अभी हम लोग बात कर रहे हैं, मुंह में रेडिली सलाइवा बन रहा है, नहीं बन रहा है जी? बिल्कुल बन रहा है। लेकिन जब आप रमजान के महीने में और अफ्तार से पहले बैठे होते हैं और बिल्कुल हलक और मुंह खुश्क हो रहा होता है, तो तब क्यों नहीं आ रहा होता सलाइवा? क्यों? क्योंकि योर बॉडी इज डेप्रिशिएटेड इन एनर्जी, एंड सलाइवा को कंटिन्यूसली रिलीज करने के लिए क्या चाहिए होती है? एनर्जी चाहिए होती है। जब बॉडी के पास एनर्जी नहीं होगी तो सलाइवा का रिलीज भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। दैट इज वाई आप रिलेट कर पा रहे हो कि आप देखते हो कि जनाब सलाइवा जो है रिलीज ही नहीं हो पा रहा होता है, या बहुत कम क्वांटिटी में रिलीज हो रहा होता है, तो दैट रिक्वायर्स एनर्जी, उसके बगैर नहीं होगा। तो याद रखें, बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि वो जो है ना पैसिव और एक्टिव को एनर्जी पर बेस नहीं करते, रादर दे बेस दीज कॉन्सेप्ट ऑन कॉन्सेंट्रेशन। मैं चैट में भी देख रहा हूं, तो वो बिल्कुल ठीक है या नहीं है, वो आगे जाके आपको खुद भी पता चल जाएगा। याद रखिए, जो पार्ट एक्टिव और पैसिव की जो डेफिनेशन है ना, वो किस पर डिपेंड करती है बेटा? यूज ऑफ एनर्जी पर। वो पार्टिकल्स, वो मूवमेंट जिसमें पार्टिकल्स मूव करते हैं विदाउट कंज्यूमिंग एनर्जी, उसे हम एक्टिव पैसिव मूवमेंट कहते हैं, और या पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। और जहां पर पार्टिकल्स मूव करते हैं बाय कंज्यूमिंग एनर्जी, उसे हम एक्टिव मूवमेंट कहते हैं या एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। इज दिस क्लियर? Yes, sir. ओके, नाउ इन जनरल, नए वाले बच्चों भी जवाब देते जाना। मरियम एंड कौन था हमारे पास? मरियम और दूसरी बच्ची की जारा। और तुम्हारी वाली दोस्त क्या नाम है उसका? मनीहा। मनीहा, डू वी हैव मनीहा इन द क्लास? Yes. ओके ओके। मेरा बच्चा, नॉर्मली क्या होता है कि जब हम बात करते हैं विदाउट यूजिंग एनर्जी, तो दैट मूवमेंट यूजुअली टेक्स प्लेस फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। अब मैं पैसिव के अगले पॉइंट पर आ रहा हूं, एंड देन वी विल राइट टुगेदर। क्या कहा मैंने? देखो, एक बकेट में पानी भरा हुआ था, पानी भरा हुआ था, मैंने सुराख कर दिया, तो पानी ऑटोमेटिकली मूव कर रहा है ना, हायर टू लोअर, है ना? हायर टू लोअर। जब यूजुअली जब हमने Yes, कहा sir. कि पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी नहीं चाहिए होती, तो आम तौर पर पैसिव ट्रांसपोर्ट कहां से होती है बेटा? हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन पर, जिसको हम डाउन द स्लोप कहते हैं। क्या कहते हैं? डाउन। अगर एक स्लोप पे किसी चीज को नीचे लाना हो तो खुद ब खुद ही आ जाती है। डाउन द ग्रेडियंट या डाउन द स्लोप कह रहे होते हैं। तो आम तौर पर द पैसिव मूवमेंट अकर्स फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेप्ट। देखो, मैंने इसको डेफिनेशन में शामिल नहीं किया, आई हैव यूज्ड इट एज अ कैरेक्टरिस्टिक।
कि पैसिव मूवमेंट में पार्टिकल्स यूजुअली मूव डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, दैट इज फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। जबकि अगर आपको किसी चीज को नीचे से ऊपर लेके जाना हो, कम से ज्यादा की तरफ ले जाना हो, तो आपको लग पता जाता है, बिकॉज यहां आपको एनर्जी और एफर्ट खर्च करनी पड़ती है। तो इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट पार्टिकल्स मूव फ्रॉम लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। मैं एग्जांपल देता हूं। देखो, आप इस कमरे में एसी चल रहा है, इस कमरे में एयर कंडीशन चल रहा है, जिसकी वजह से कमरे में हीट कम है। कमरे में हीट क्या है? कम। और बाहर हीट ज्यादा है। अभी मैं दरवाजा खोलूं, खुद ब खुद हीट हायर से लोअर में मूव कर जाएगी, यस और नो? लेकिन इस कमरे में हीट कम है, और अगर मुझे इसे कम से ज्यादा की तरफ फेंकना है, तो बगैर एसी के नहीं हो पाएगा, बगैर एनर्जी। क्या एसी फ्री में काम कर रहा है? एसी इज कंज्यूमिंग एनर्जी ना। AC is consuming energy for this process। तो जब भी किसी चीज को हमें लोअर टू हायर लेके जाना होता है, कम से ज्यादा की तरफ लेकर जाना होता है, तो हमें एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल, हमारे इंटेस्टाइन के जो सेल्स होते हैं, ये एग्जांपल बहुत दफा आ चुकी है बात पेपर में। हमारे इंटेस्टाइन के जो सेल्स होते हैं, उनकी सराउंडिंग में ब्लड है। ब्लड में बहुत सारा क्या होता है? ग्लूकोज होता है। और हम जब खाना खाते हैं, तो ये ग्लूकोज पहले कहां जाता है? इंटेस्टीन के सेल्स में जाता है। अब मुझे बताओ, इंटेस्टीन के सेल्स में ज्यादा ग्लूकोज होगा या ब्लड में ज्यादा ग्लूकोज होगा? अगर आप हेड टू हेड कंपेयर करो, व्हाट डू यू थिंक, ग्लूकोज ज्यादा कहां होगा? इस इंटेस्टाइन के सेल के एक सेल के अंदर ज्यादा ग्लूकोज होगा, या ब्लड के अंदर ज्यादा ग्लूकोज होगा? व्हाट डू यू थिंक? डेफिनेटली ब्लड Blood. के अंदर होगा। Blood. लेकिन डू वी वांट टू एब्सॉर्ब मोर ग्लूकोज इन द ब्लड? यस। तो यहां पर जो एग्जांपल बहुत आई है पास पेपर में, कि ग्लूकोज की जो एब्सॉर्प्शन होती है ब्लड में, वो भी लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन है, और इसके लिए भी हमें एनर्जी खर्च करनी, बोलो, पड़ती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये एग्जांपल आपको मैं बाद में लिखवा भी दूंगा, बट ये एग्जांपल पास पेपर बहुत आई हुई है कि इंटेस्टिनल सेल से जब ब्लड में ग्लूकोज एब्सॉर्ब होता है, ये प्रोसेस कैसा होता है? एक्टिव प्रोसेस होता है। सो आर यू ऑल गेटिंग माय पॉइंट बेटा? खास तौर पे बेटा मरियम और क्या नाम है तुम्हारा, जारा, बेटा रिस्पॉन्स करते जाना, बैठना नहीं है खामोश। व्हाट इज पैसिव ट्रांसपोर्ट? याद, ये चैप्टर मेरे साथ याद करने वाला चैप्टर है, और बिल्कुल इसमें कोई घर पे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। व्हाट इज पैसिव ट्रांसपोर्ट? द टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट इन विच पार्टिकल्स मूव विदाउट कंज्यूमिंग एनर्जी, एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, द ट्रांसपोर्ट इन विच पार्टिकल्स मूव बाय कंज्यूमिंग एनर्जी। फिर हमने कहा पैसिव ट्रांसपोर्ट में यूजुअली पार्टिकल्स मूव फ्रॉम हायर टू लोअर, और यहां क्या कहा? लोअर टू हायर। फिर यहां क्या कहा? मूवमेंट होती है डाउन द स्लोप या डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और यहां क्या होती है? अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। यस और नो? ऑनलाइन वाले बच्चों जवाब देते जाओ। Yes. एंड स्टिल Yes. 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 ओके Yes. ओके 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 ओके। अब बेटा एनर्जी, हमने जो एनर्जी का देखो, कंपैरिजन के लिए मैं पॉइंट्स इलैबोरेट कर रहा हूं, कंसेप्ट तो आपको समझ में आ गया। अब जो एनर्जी होती है ना बेटा, ये हमारी बॉडी में बनती है इस फॉर्म में। जब हमारा ग्लूकोज टूटता है, आपने पढ़ा होगा, ग्लूकोज टूटता है तो एनर्जी बनती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो ये एनर्जी किस फॉर्म में प्रोड्यूस होती है? इन अ केमिकल फॉर्म ऑफ अ मॉलिक्यूल कॉल्ड एटीपी। हमारी बॉडी में जब एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो वो एक बेसिकली केमिकल मॉलिक्यूल की फॉर्म में स्टोर हो जाती है, विच इज एटीपी। और जब हमें एनर्जी चाहिए होती है, तो एटीपी ब्रेक डाउन होता है और एनर्जी दे देता है। समझना, हमारी बॉडी में जब एनर्जी बनती है ग्लूकोज को तोड़कर, तो वो डायरेक्टली कोई एनर्जी पैकेट के फॉर्म में नहीं बनती, बल्कि एटीपी के मॉलिक्यूल में स्टोर हो जाती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और फिर जब हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होगी किसी पर्पस के लिए, तो वो एटीपी का मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होकर हमें एनर्जी देता है। तो अब मुझे बताओ, क्या पैसिव ट्रांसपोर्ट पे हमें एनर्जी एटीपी कंज्यूम करने की जरूरत पड़ेगी? क्या एटीपी का मॉलिक्यूल पैसिव ट्रांसपोर्ट में ब्रेक डाउन करने की जरूरत पड़ेगी? बोलो भाई, ऑनलाइन वाले बच्चों। नहीं पड़ेगी। No. नहीं पड़ेगी, क्योंकि पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी तो चाहिए ही नहीं होती, इसलिए एटीपी को कंज्यूम करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट तो होती ही एनर्जी को यूज करके है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि इसमें एटीपी ब्रेक डाउन होगा, एटीपी कंज्यूम किया जाएगा? यस और नो? Yes. Yes, sir. चलो बेटा, अब इसको लिखते हैं जल्दी से। कंपैरिजन हमारा कंप्लीट हो गया, जल्दी जल्दी लिखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट, ओ द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ particles without consuming energy. The process of movement of particles
मरियम एंड जारा, बात समझ आई बेटा आप लोगों को ये वाली? Yes, sir. Yes, sir. थैंक यू। ओके, पार्टिकल्स मूव फ्रॉम हायर टू lower concentration. Particles move from lower to higher concentration. Movement down the concentration gradient. Movement against the concentration gradient. जी, मूवमेंट लोअर से हायर, इसी को कहते हैं अगेंस्ट द ग्रेडियंट, बहाव के उल्टा। हाँ, नो। फातिमा एजी क्लास में मौजूद है? फातिमा रिस्पॉन्ड करें, फातिमा एजी। जी सर। फातिमा, बारिश हो रही है मलीर में? जी सर, हो रही है। आप फिजिकल क्लासेस लेने आते हो ना मेरे पास केमिस्ट्री की, या सिर्फ ऑनलाइन ही पढ़ते हो भाई? नहीं सर, लेती हूँ केमिस्ट्री की। तो फातिमा कौन हो? तो मुझसे कभी जब क्लास में बैठी होती कभी बता दिया करो कि मैं ही फातिमा हूँ ये वाली। हम लोग तो ऐसा लगता है कोई छुपन छुपाई खेल रहे हो मेरे साथ यार। सर इसको ढूंढेंगे कौन हूं मैं? नो, एटीपी इज हाइड्रोलाइज, एटीपी इज हाइड्रोलाइज्ड। बेटा क्या ये सारे पॉइंट्स एब्सोल्युटली याद हो गए हैं सारे बच्चों को? सर जी बेटा। सर ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वाला और एटीपी वाला नहीं समझ आ रहा। मैं दोबारा बता देता हूँ, कौन हो, नाम बताओ। इनाया। इनाया। इनाया कोई मसला ही नहीं है। देखो बेटा, ये पार्टिकल्स का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पे मूव करना, आप देखते हैं पानी में आपने इंक का ड्रॉप डाला तो पार्टिकल्स यहां होते हैं, अब यहां से दे आर स्टार्ट मूविंग फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। या अल्लाह भला करे आपने परफ्यूम का पफ किया तो पार्टिकल्स ऑफ परफ्यूम स्टार्ट मूविंग फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, ज्यादा से कम की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। तो इसी मूवमेंट को टेक्निकल टर्म में हम डाउन द ग्रेडियंट कहते हैं। ज्यादा डाउन द ग्रेडियंट का मतलब है ज्यादा से कम की तरफ, और अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब है कम से ज्यादा की तरफ। तो ये जो हमने सिंपल वर्ड्स में लिखा है ये उसी का टेक्निकल रिप्लेसमेंट है। क्योंकि हमने पॉइंट्स बनाने होते हैं तो उन पॉइंट्स के अंदर हमने एक कॉन्सेप्ट को मल्टीपल तरीकों से वो करना होता है। तो मूवमेंट डाउन द ग्रेडियंट का मतलब, या डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब वही है, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। दूसरा कि हमने शुरू में क्या कहा था कि पैसिव ट्रांसपोर्ट कौन सी ट्रांसपोर्ट है जिसमें एनर्जी नहीं लगती? यस और नो? तो अब मैंने यस। अभी आपको क्या बताया कि एनर्जी हमारी बॉडी में किस फॉर्म में प्रोड्यूस होती है? इन फॉर्म ऑफ अ एटीपी। केमिकल मॉलिक्यूल कॉल्ड एटीपी। तो क्या पैसिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी को तोड़ना पड़ेगा? हाइड्रोलाइज का मतलब ब्रेक डाउन। क्या एटीपी को, एनर्जी के मॉलिक्यूल को तोड़ना पड़ेगा हमें? नहीं नहीं। तो यही हमने लिखा कि नो एटीपी इज हाइड्रोलाइज्ड है। जबकि एक्टिव सर। ट्रांसपोर्ट तो होती है एनर्जी कंज्यूम करके, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट को करवाने के लिए एटीपी को तोड़ना पड़ेगा ताकि एनर्जी मिले। जी, एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? वो आपको याद नहीं रखना, वैसे बता देता हूं मैं आपको। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इट्स अ केमिकल मॉलिक्यूल दैट स्टोर्स एनर्जी। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके सर, थैंक यू। यू वेलकम। किसी और को कोई क्वेरी है तो अभी पूछ लो बेटा, आगे बढ़ूंगा वरना मैं। आर यू ऑल गुड टू गो? सर ये एटीपी क्या था? मेरे बच्चा, मैंने अभी इस बच्ची को भी आंसर दिया। एटीपी नंबर वन, जब हमारी बॉडी में एनर्जी बनती है तो वो एनर्जी एक केमिकल मॉलिक्यूल में स्टोर हो जाती है जिसको एटीपी कहते हैं। तो हमारी बॉडी के लिए समझ लो ये एनर्जी पैकेट्स है। जब हमें एनर्जी चाहिए होती है तो हम इस एटीपी को तोड़ते हैं और तोड़कर एनर्जी हमें मिल जाती है, जो चीज जो हमें चाहिए होती है।
तो एटीपी बेसिकली एक एनर्जी कैरियर मॉलिक्यूल है जो हमारी बॉडी में मौजूद होता है। हमारी सारी एनर्जी एटीपी की फॉर्म में होती है बॉडी के अंदर, एटीपी केमिकल मॉलिक्यूल की फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो अब हमने कहा पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी कंज्यूम नहीं होती, इसका मतलब एटीपी को तोड़ने की, एटीपी को कंज्यूम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट तो होती ही एनर्जी यूज करके है, इसका मतलब उसमें एटीपी को कंज्यूम करने की जरूरत पड़ेगी। इज दिस क्लियर? Yes, sir. Thank you. Any other questions? Anybody? Sara, Arisha, Zubia, Divya, any other question? तुम लोगों को समझ में आ गई बात? हाँ भाई, उधर से जारा, महनूर, मरियम, लड़कों की तो कोई आवाज ही नहीं है पूरी क्लास में, सिर्फ लड़की। हसन, 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 हसान, अभी कितने हसन है भाई? हसन, 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 हसान, अरे बाप रे बाप। सैफ, डेफिनेशन फॉर, हर चीज की डेफिनेशन नहीं होती है यार। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन इन एक्वस मीडियम। एटीपी इज हाइड्रोलाइज का मतलब, ऐसा लग रहा है अंग्रेजी ही पहली दफा पढ़ रहे हो तुम लोग, हैं? एटीपी हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। ठीक है, चलो। अब मेरा बच्चा पैसिव ट्रांसपोर्ट समझना बेटा, अब आगे ही कंटिन्यूटी पे जा रहा हूं। पैसिव ट्रांसपोर्ट 3 टाइप्स की होती है। पैसिव ट्रांसपोर्ट भी 3 टाइप की होती है, हमारी बॉडी की बात हो रही है। नंबर 1 डिफ्यूजन, नाम सुना है डिफ्यूजन का? नंबर 2 ऑस्मोसिस, और नंबर 3 इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। क्या कहा हमने बेटा कि पैसिव ट्रांसपोर्ट 3 टाइप्स की होती है, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ना तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, तो हमने करना नहीं है, लेकिन मैंने पास पेपर के एमसीक्यू के ऑप्शंस में देखा इसको, तो इसलिए मुझे लगा कि ये मैं कम से कम मेंशन कर दूं। और इस तरह भी याद रख सकते हो कि डिफ्यूजन जिस चीज के साथ लगा हो वो भी पैसिव ही होगा। ठीक है, ऑप्शन में आया हुआ था फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, तो इसलिए वहां पर बच्चा कंफ्यूज ना हो जाए, तो इसलिए मैंने कहा यहां पर हम लिख के क्रॉस लगा देते हैं कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी एक प्रोसेस होता है जो पैसिव ही होता है, लेकिन तुम्हें पढ़ना नहीं है क्योंकि तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। और ऐसे भी याद रख सकते हो कि डिफ्यूजन के साथ फैसिलिटेट लगा हुआ है तो ये भी पैसिव प्रोसेस होगा। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट का जो प्रोसेस है बेटा वो 3 टाइप का होता है, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। और इसी तरह एक्टिव ट्रांसपोर्ट का जो प्रोसेस है बेटा वो भी 3 टाइप का होता है, जिसको हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस। अच्छा, मजे की बात है कि आपकी बुक में ना इस तरह से डिवाइड नहीं किया गया है, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट की एग्जांपल सारी यही वाली दी गई है। अब इतनी सारी एग्जांपल जब कैटेगरी के बगैर याद करते हैं तो रट्टा मारना पड़ता है, और अगर अभी कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो बहुत आसान लगेगा। क्या है बेटा? एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, एंड थर्ड वन इज वेरी स्पेशल, दैट इज बल्क ट्रांसपोर्ट। इन सारे टॉपिक्स की एग्जांपल पास पेपर में इस चैप्टर से मौजूद है। देखो ये चैप्टर ना पढ़ने में बहुत आसान लगता है, लेकिन इसके पास पेपर की जो एमसीक्यूज होते हैं उसमें बच्चे चवल मार के आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो एग्जांपल्स को रट्टा लगा के जाते हैं। अगर हम बहुत सारे अलग अलग सब टॉपिक्स के अंदर एग्जांपल्स को समझ लेंगे ना और डिस्कस कर लेंगे, तो एग्जाम में देयर इज अ ह्यूज चांस कि आपको एग्जांपल इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगी कि ये कौन सा वाला प्रोसेस है। तो मेरा बच्चा इसकी भी 3 टाइप्स है, इसकी भी 3 टाइप्स है, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ये नहीं पढ़ना। और यहाँ एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस एंड बोलो बेटा बल्क ट्रांसपोर्ट। आई बी गुड टू गो टिल दिस पॉइंट? यस और नो? Yes, Yes. sir. Yes. sir. नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली, क्योंकि ये छोटा है पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तो पहले मैं ये डिस्कस कर लेता हूं, बाद में पैसिव पे जाऊंगा, वहां थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। तो अब आ जाए एक्टिव ट्रांसपोर्ट पर। एक्टिव पैसिव में करेंगे, डिफ्यूजन ऑस्मोसिस भी करेंगे, लेकिन जस्ट टू सेव टाइम पहले ये वाला कर लेते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये छोटा छोटा है, बच्चों वाली डिस्कशन है। एग्जाम्पल आर इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम्पल पास पेपर में आपको नजर आएंगी, आप रट नहीं सकते। अगर आपने डिस्कशन कर ली मेरे साथ और समझ लिया कि हाँ सर ने एग्जाम्पल दी, तो ये फिर आपको याद रह जाएगा इवेंचुअली, जो आपको एग्जाम में परेशान होने से बचाएगा। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या थी बेटा? अभी मैंने बताया था। कौन सी ट्रांसपोर्ट थी? द ट्रांसपोर्ट विच अकर्स विदाउट, बोलो भाई, यूज ऑफ एनर्जी। बोल ही नहीं रहे। और एटीपी इसमें टूटता है या नहीं टूटता? Sir, with use of energy है। ओह मैंने विदाउट, ओह सॉरी 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 सॉरी, क्या लिखें? चलो शुक्र है करेक्शन हो गई। विद यूज ऑफ एनर्जी होती है, यस और नो एवरीबॉडी? और उसके बाद मैंने क्या कहा कि भाई इसमें एटीपी यूज होता है नहीं होता?
एटीपी Yes. इज हाइड्रोलाइज और इज कंज्यूम्ड, ठीक है, वेरी गुड है। और ये आम तौर पर डाउन द ग्रेडियंट होती है, अगेंस्ट द ग्रेडियंट होती है? Against. Against. against the gradient. ठीक है जी, ये मैंने आपके रिवीजन के लिए दोबारा लिख दिया, वरना तो जरूरी नहीं थी। ओके नाउ अभी मैंने क्या बताया, कितने टाइप की होती है मेरी जान के टोटल, जल्दी बताओ। 3 टाइप, Three. ठीक है। चूंकि छोटा छोटा है ना, तो मैं इस तरह फ्लो चार्ट में समझा देता हूँ ताकि एक ही पेज पे सारे डिस्कशन कंप्लीट हो जाए इसकी। एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, और अल्लाह आपका भला करे बल्क ट्रांसफर। ओके नाउ देखो, एंडोसाइटोसिस इज वेरी 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 सिंपल। व्हाट इज एंडोसाइटोसिस? बेटा जब सेल, एंडो का वर्ड कहां से आया है? एंटर से। एंडो का वर्ड कहां से आया है? एंटर, एंटर, ठीक है ना। और साइटोसिस कहते हैं साइटोप्लाज्म को, साइटोप्लाज्म। तो जब सेल कोई मटेरियल इनटेक करता है, बाहर से कोई मटेरियल आया और सेल उसे लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन क्या करेगा? इनटेक करेगा, यानी सेल के अंदर वो चीज जा रही है, तो हम इसे क्या कहेंगे? एंडोसाइटोसिस। मसलन एक बड़ा कॉमन एग्जांपल आपके सिलेबस में चलेगा बार बार, कि जैसे सेल किसी बैक्टीरिया को इंगल्फ करता है, कोई बैक्टीरिया को इनटेक करता है, या एक सेल दूसरे सेल को खाता है, दूसरे सेल को इनटेक करता है, ठीक है। तो बहुत सारे मटेरियल जो सेल के पास रिसीव होते हैं, जब सेल उन्हें इनटेक करेगा तो इसे हम क्या कहेंगे? एंडोसाइटोसिस। इसको लंबी definition में हमने नहीं कवर करना, बस जैसे मैं करा रहा हूं वैसे करना कि एंडोसाइटोसिस क्या होगा? टेकिंग इन ऑफ जब सेल कोई सब्सटेंस इनटेक करेगा, टेकिंग इन ऑफ सब्सटेंस बाय सेल, जब कोई सेल कोई सब्सटेंस को इनटेक करेगा, यानी सेल के अंदर एक्सेप्ट करेगा, इसे हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं। अब ये एंडोसाइटोसिस भी दो टाइप की होती है। एंडोसाइटोसिस भी दो टाइप की होती है। क्या? अगर सेल कोई सॉलिड मटेरियल इनटेक कर रहा है, या सेल कोई लिक्विड मटेरियल इनटेक कर रहा है। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दी बैक्टीरिया को, देखो एग्जांपल याद रखना, मैं लिखवा भी दूंगा। ये बैक्टीरिया को जब इनटेक कर रहे हैं तो ये सॉलिड इनटेक कर रहे हैं ना, या दूसरे सेल को खा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? सॉलिड इनटेक कर रहे हैं। तो बेटा जब सेल कोई सॉलिड मटेरियल इनटेक करता है, इसे हम फेगोसाइटोसिस कहते हैं। नाम सुना है? फेगोसाइटोसिस। जैसे Yes, एक sir. दूसरे सेल को इंगल्फ कर रहा होता है तो हम क्या कहते हैं? फेगोसाइटोसिस। जिसको हम यूं कह लीजिए कि दिस इज सेल ईटिंग प्रोसेस, ये सेल दूसरे को खा रहा है, दिस इज सेल ईटिंग। अगर एक सेल दूसरे सेल को, दूसरे सॉलिड को इंटेक कर रहा होता है तो इसे हम फेगोसाइटोसिस कहते हैं। जैसे एक सेल का दूसरे सेल को, या एक सेल का बैक्टीरिया को इंटेक करना क्या कहलाएगा? फेगोसाइटोसिस कहलाएगा। जबकि अगर सेल कोई लिक्विड मटेरियल इनटेक करे तो बेटा इसे कहते हैं पीनो और पाइनोसाइटोसिस। पीनो या पाइनोसाइटोसिस यानी कि सेल ड्रिंकिंग प्रोसेस, कि सेल इसमें जैसे ड्रिंक करते हैं हम, लिक्विड इनटेक करते हैं, दैट इज पीनोसाइटोसिस। तो एंडोसाइटोसिस के बारे में दिस इज मोर देन, देखो ये डिवीजन तुम्हें क्यों काम आ जाएगी, हालांकि बुक में एक पैराग्राफ में सब पेल दिया है। होगा ये कि अब तुम्हें चूंकि एंडो एक्सो अलग से पढ़ा हुआ है, तो जब तुम देखोगे कि सेल किसी सॉलिड मटेरियल को या दूसरे सेल को इनटेक करने की बात कर रहा है, तो वहां तुम्हें याद आ जाएगा कि यार ये इस कैटेगरी में फॉल करेगा, तो दिस वुड बी एक्टिव प्रोसेस। सो एंडोसाइटोसिस बेटा बोलो, व्हेन सेल इनटेक एनी मटेरियल, ठीक है। अगर उसने सॉलिड मटेरियल को इनटेक किया तो फेगोसाइटोसिस, अगर लिक्विड मटेरियल को इनटेक किया तो बोलो बेटा पीनोसाइटोसिस। अच्छा, व्हाट वुड बी एक्सोसाइटोसिस देन? हाँ भाई, एक्सोसाइटोसिस क्या होगा? Exiting a cell. Exiting, yes. एग्जिटिंग, एग्जिट से निकला है, तो जब सेल क्या करेगा? रिलीज करेगा कोई मटेरियल, रिलीज आउट ऑफ द सेल। जब सेल कोई मटेरियल रिलीज करेगा आउट ऑफ द सेल तो हम कहेंगे दिस इज एक्सोसाइटोसिस। अब समझना कि आम तौर पर सेल के अंदर से जब कोई मटेरियल बाहर आता है तो वो हमेशा ही सॉल्यूशन की फॉर्म में होता है। सेल जब कोई प्रोडक्ट खुद बनाकर बाहर निकालता है, सेल, जी हाँ इंडेक्स, सेल जब कोई प्रोडक्ट खुद बना के बाहर निकालता है तो वो आम तौर पर सॉल्यूशन की फॉर्म में होता है। इसीलिए एक्सोसाइटोसिस में हम दो टाइप, सॉलिड और लिक्विड की नहीं करते, क्योंकि सेल जब कोई चीज खुद, जैसे एंजाइम्स हैं, सेल एंजाइम रिलीज करते हैं, लोग किस फॉर्म में करते हैं? सॉल्यूशंस की फॉर्म में करते हैं। तो इसलिए एक्सोसाइटोसिस में हम फर्दर डिवीजन नहीं करेंगे। हाँ,
जब भी सेल कोई चीज रिलीज कर रहा होगा, एंजाइम रिलीज कर रहा है, हार्मोन रिलीज कर रहा है, तो तुम समझ जाओगे ये एक्सोसाइटोसिस है। तो क्या लिखोगे कि ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है। इज दिस क्लियर? Yes. सर दोबारा से पीछे बैठ दोबारा से मेरे बच्चे, हमने कहा एक्टिव ट्रांसपोर्ट की 3 टाइप्स हैं, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस एंड बल्क ट्रांसपोर्ट। एंडोसाइटोसिस किसे कहते हैं? जब सेल, अल्लाहु अकबर, उस शाबाश, इतनी मोटी बूंदे, इतनी मोटी बूंदे। एक मिनट भाई, ओहो भाई, तो बहुत खतरनाक बारिश हो रही है भाई। इतनी मोटी बूंदे यार, तो बुलेट की तरह लग रही है, वो भी राइफल की। ओ शाबाश, खतरनाक। हो आज तो बेटा रिस्क कर दिया हमने। अगर रास्ते में फंस गया ना मैं, मेरी तो गाड़ी भी सेंसर वाली है, बंद हो जाए तो साला हिला भी नहीं सकता। तुम तो करीब ही रहते हो भाई, मैं मरीर में रहता हूँ, अल्लाह के बंदो। अच्छा भाई, खतरनाक बारिश की वजह से मैं हड़ाउड़ी में आ गया। बैक टू डिस्कशन। हम शहीद होंगे आज। चलो, तो क्या कहा भाई, वापस आ जाए। एंडोसाइटोसिस क्या था बेटा, बोलो जल्दी जल्दी बताते जाओ। व्हेन सेल टेक्स एनी मटेरियल वी कॉल इट एंडोसाइटोसिस। अब अगर सेल ने कोई सॉलिड मटेरियल इनटेक किया है तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फेगोसाइटोसिस कहते हैं। और अगर सेल ने कोई लिक्विड मटेरियल इनटेक किया है तो इसे हम फिर फिनोसाइटोसिस कहते हैं। ठीक है। एक्सो कवर्ड एग्जिट से आया है। एक्सोसाइटोसिस किसे कहते हैं बेटा? जब सेल कोई मटेरियल रिलीज करे तो इसे हम क्या कहते हैं? एक्सोसाइटोसिस। चाहे एंडो की बात करें, एक्सो की बात करें, ये दोनों क्या होते हैं बेटा, बोलो? एक्टिव ट्रांसपोर्ट होते हैं। इज दिस क्लियर? एंडो हो या एक्सो, दोनों क्या होंगे? एक्टिव ट्रांसपोर्ट होंगे। ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ, ये है सबसे यूनिक एग्जांपल बल्क ट्रांसपोर्ट की, जहां पर बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है, खास तौर पर उस वक्त जब उन्होंने एक्टिव को ढंग से नहीं पढ़ा हो और जबकि उनको दिमाग में वो कंसंट्रेशन वाला कीड़ा हो। देखो समझो, एक सवाल का जवाब देना मुझे। मेरे पास एक बकेट ऑफ वाटर है और उसमें मैंने होल कर दिया, तो पानी खुद ब खुद बाहर आएगा या नहीं आएगा? Yes, sir. यस लेकिन अगर आएगा। मुझे ये सारा पानी एक साथ बाहर निकालना है, एक साथ फौरन से, तो अब क्या होगा? मुझे इस बकेट को पूरे एनर्जी लगाकर उलटना पड़ेगा, तब जाकर वो सारा पानी एक साथ निकलेगा। यस और नो? इसका क्या मतलब बेटा? बल्क ट्रांसपोर्ट समझना। बल्क का मतलब क्या होता है? कि जब मटेरियल्स लार्ज क्वांटिटीज में मूव करें। बल्क ट्रांसपोर्ट का मतलब कि जब मूवमेंट जो है ना, वो लार्ज क्वांटिटी मूवमेंट जो है, मूवमेंट ऑफ substances in, बोलो बेटा, large quantity, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, बोलो, इन लार्ज क्वांटिटीज। तो मेरे बच्चे, अब जब लार्ज क्वांटिटीज में मूवमेंट होगी ना बेटा, सुनना मेरी बात को, तो अब चाहे मूवमेंट लोअर से हायर हो या हायर से लोअर हो, ये इंपॉर्टेंट बात है कि देखो, लोअर से हायर तो हमें पता ही है कि एनर्जी लगती है, लेकिन जब हमें मटेरियल्स को मूव करवाना होता है, बोलो, बल्क क्वांटिटी में, तो इररिस्पेक्टिव कि वो हायर से लोअर जा रहे हैं या लोअर से हायर जा रहे हैं, ये मूवमेंट हमेशा एक्टिव ही होगी। जैसे अभी मैंने तुम्हें बताया था कि सिलाइवा सिलेवरी ग्लैंड से रिलीज होता है। सिलेवरी यस ग्लैंड रिलीज होता है मुंह में सिलाइवा की कॉन्सेंट्रेशन कम है, सिलेवरी ग्लैंड में प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन सिलाइवा को रिलीज करने के लिए हमेशा एनर्जी चाहिए होती है। लिवर से बाइल जूस बनता है। अब बाइल भर भर के एक एक पार्टिकल करके थोड़ी रिलीज होता है, बल्कि बाइल जूस जो है वो लार्ज क्वांटिटीज में रिलीज होगा। तो अल्टीमेटली समझो कि जब किसी मटेरियल को बल्क क्वांटिटी में मूव कराना होता है, ज्यादा क्वांटिटी में मूव कराना होता है, तो इररिस्पेक्टिव कि वो हायर से लोअर जा रहा है या लोअर से हायर जा रहा है, उसकी मूवमेंट में एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। ये वो कॉन्सेप्ट है जो मेरे बच्चे, अगर तुम्हें बात समझ आ गई तो तुम बच्चे कंफ्यूज। असल बच्चे क्या करते हैं, वो एग्जाम में बोलता है रिलीज ऑफ बाइल। अब बच्चा सोचता है रिलीज ऑफ बाइल फ्रॉम लिवर, तो वो ऐसे सोचता है कि लिवर में बन रही है तो वहां ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगी, इंटेस्टीन में आ रही है वहां कम कॉन्सेंट्रेशन होगी, तो वो कहता है पैसिव होगा। क्या कह देता है? पैसिव होगा। जबकि होता क्या है? एक्टिव। लार्ज क्वांटिटी में जब भी मटेरियल्स को मूव कराना होगा तो ये मूवमेंट हमेशा, बोलो, एक्टिव ही होगी। इसमें तो नहीं जा सकते ना, चलो, ये मूवमेंट हमेशा क्या होगी बेटा? एक्टिव होगी, इररिस्पेक्टिव कि वो लोअर टू हायर है या हायर टू लोअर है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? गाइस गर्ल्स रिस्पॉन्ड करो बेटा। जैसे कि यस मैंने यस रिलीज ऑफ
क्या इस बारिश में निकाल दूं क्या? तो भाई बहुत तेज बारिश हो रही है, अल्लाह खैर करे। कहाँ? रिलीज ऑफ सिलाइवा। भाई ऐसे तो निकल ही नहीं सकते ना, कैसे निकलोगे? रिलीज ऑफ सिलाइवा या रिलीज ऑफ बाइल। ये रिलीज ऑफ बाइल का सवाल या सिलाइवा का सवाल काफी दफा आ चुका हुआ है, अल्लाह रहम फरमाएगा। रिलीज ऑफ सिलाइवा, रिलीज ऑफ बाइल का सवाल आ चुका है। तो जो हमारे वो बच्चे होते हैं जो अपना दिमाग लगा रहे होते हैं, दे थिंक कि यार हायर टू लोअर। यहां मैंने क्या बताया मरियम जारा, कि अगर मूवमेंट हो रही है बल्क क्वांटिटी में तो इट इज इररिस्पेक्टिव कि वो हायर टू लोअर है या लोअर, उसमें एनर्जी खर्च होगी। इज दिस क्लियर? Sir, then why do we call it active Yes, sir. transport? क्योंकि ये देखो, यही तो बात आ गई ना। आप जिन बच्चों ने डेफिनेशन ये कही थी कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो है जो लोअर टू हायर, वो फंसेंगे ना बेटा। हमने तो डेफिनेशन ये कही नहीं है, हमने तो कहा था वो ट्रांसपोर्ट जिसमें एनर्जी खर्च हो। और फिर मैंने कहा था कि आमतौर पर ये अगेंस्ट दी ग्रेडियंट होती। तो मैंने कहा था ना आगे जाके करेक्शन आ जाएगी कि अगर आप ये कह दोगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कि हमेशा ही लोअर टू हायर होती है, तो ये उन केसेस में अप्लाई नहीं होगा जहां बल्क ट्रांसपोर्ट हो रही है। तो इसलिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट की डेफिनेशन को हम कॉन्सेंट्रेशन में एज अ करेक्टर लेते हैं उसको, लेकिन डेफिनेशन को किस पे बेस करते हैं? एनर्जी के ऊपर, कि जिस ट्रांसपोर्ट में एनर्जी खर्च होगी वो एक्टिव है और जिसमें नहीं होगी वो पैसिव है। इज दिस क्लियर बेटा? Yes, sir. मेरा बच्चा अच्छे से समझ में आया? एक्टिव ट्रांसपोर्ट देखो, अगर हम अपनी सिलेबस के हिसाब से जाए ना तो देयर इज नो डिवीजन एंड दैट इज मेकिंग दिस एग्जांपल टू रिमेंबर, डिफिकल्ट टू रिमेंबर। लेकिन जब आपको ये डिवीजन समझ में आ गई कि सेल जब फेगोसाइटोसिस कर रहा होगा, सेल जब एंजाइम रिलीज कर रहा होगा, सेल जब सलाइवा रिलीज कर रहा होगा, सेल जब बाइल रिलीज कर रहा होगा, ये सारे प्रोसेस जो है वो एक्टिव ही होंगे। क्लियर? जी मानूर बाबर बोलो। सर आप फेगोसाइटोसिस एंड पाइनोसाइटोसिस फिर से कर सकते हैं एक्सप्लेन? क्या बदबू को बता सकते हैं, लेकिन मजाक कर लिया तुमने। देखो क्लियरली यहाँ लिखा भी हमने कि सेल का मटेरियल्स को इनटेक करना एंडोसाइटोसिस होता है। अब अगर सेल ने कोई सॉलिड मटेरियल इनटेक किया है, कोई सॉलिड मटेरियल इनटेक किया है, जैसा कि एक सेल ने दूसरे बैक्टीरिया को इनटेक किया है सॉलिड मटेरियल, तो इसे हम कहेंगे फेगोसाइटोसिस। और अगर सेल ने कोई लिक्विड मटेरियल इनटेक किया है तो इसे हम कहेंगे pinocytosis. That's very, very simple. Phagocytosis means when cell intakes some solid material, and pinocytosis means when cell intakes some liquid material. Is this clear? Manur? Manur? Clear? Yes, sir, clear. किसी और को कोई सवाल तो नहीं है? Are we all good to go? Yes. Yes, sir. जी जारा, मरियम, Yes, sir. मनीहा, फरीजे, सैफ अली, सारा, आतिफ, क्लियर है भाई? Yes, sir. टेंशन नहीं लो, तुम लोगों को मैं छोड़ दूंगा, मेरी गाड़ी पे मैं छोड़ दूंगा, घर पे ड्रॉप करके पहले फुल फुल। ठीक है, टेंशन लो, ऐसे पैदल तो जा भी नहीं सकते। ठीक है, और कोई लेने वाले को बोलेगा पता नहीं हम नहीं आ रहे, अब आप ले। टेंशन नहीं लो, टेंशन नहीं लो। अब फंस गए तो अल्लाह, फंस क्या गए अल्लाह से दुआ करो। बारिश अगर पता होता हमें, असल में बारिश तो अल्लाह ने एंजॉय करने के लिए रखी है, लेकिन हमारे नाअहली की वजह से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है। जब मुझे बाखुदा नहीं पता था कि आज इतनी बारिश की जो है ना वो पेशन गोई है, वरना मैं क्लासेस आज नहीं रखता, क्योंकि मुझे पता है कि बारिश में मैं भी फंसूंगा और जो आएंगे वो भी फंस सकते हैं। हाँ, असल में ऑनलाइन में भी मसला होता है ना कि इंटरनेट का मसला हो जाता है बहुत से। असल में हम कैंपस में बैठे हैं, ऑनलाइन वाले बच्चे कह रहे होंगे क्या बात हो रही है, कैंपस में बैठे हैं इस वक्त, इतनी तेज बारिश हो रही है कि अल्लाह ही खैर करे कि कैंपस के बाहर क्या हालात होंगे। तो ये है बड़ा मसला कराची के अंदर कि बारिश के बाद जो है ना चीजें, जिंदगी का निजाम रुक सा जाता है। और अभी तो मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि पानी कहाँ कहाँ खड़ा होगा और उसमें ट्रैफिक के क्या हालात होते हैं, अल्लाह ही रहम फरमाए। और क्या खैर, ठीक है बेटा, पैसिव ट्रांसपोर्ट क्लियर हो गया, एक्टिव ट्रांसपोर्ट समझ में आ गया, सबको क्लियर हो गया? ओके, नाउ हमने क्या कहा था बेटा कि पैसिव ट्रांसपोर्ट कितने टाइप की होती थी, याद करो। पैसिव ट्रांसपोर्ट कितने टाइप की होती थी? 3 टाइप्स की, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो हमने फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन नहीं पढ़ना था, हमने क्या पढ़ना था? सिर्फ डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। तो बेटा अब फ्रेश पेज पर कॉलम बनाएं,
फ्रेश पेज पर कॉलम बनाएंगे डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस का। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसमें बच्चे वो भंड मारते हैं, उनको रियलाइज भी नहीं होता कि भंड मार के आ गए। एक तरफ हेडिंग बनाएंगे बेटा डिफ्यूजन की, और एक तरफ हेडिंग बनाएंगे ऑस्मोसिस की। जरा मुझे जल्दी से बताना कि क्या डिफ्यूजन में एनर्जी खर्च होगी? नो। नहीं। ऑस्मोसिस में खर्च होगी? नो। क्या एटीपी का मॉलिक्यूल यहां पर कंज्यूम होगा? नो। क्या यहां कंज्यूम होगा? नो। क्या ये वाली मूवमेंट भी डाउन द ग्रेडियंट होगी? यस और नो? और ये वाली भी डाउन द ग्रेडियंट होगी? यस और नो? Yes, sir. क्यों? क्योंकि आपने कहा ये सारी पैसिव है। अब असल में समझना है कि दोनों में फर्क क्या है। ये फर्क समझने में बहुत बच्चा गड़बड़ करता है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल पिछले साल भी जब भी हम ये पढ़ते हैं, कोशिश करते हैं कि हर एक बच्चे को डिफरेंस समझ में आ जाए, लेकिन बाद में जब लेटर ऑन बच्चे ज्वाइन करते हैं और फिर वहां पर हम किसी और चैप्टर में ये कंसेप्ट लगा रहे होते हैं, तो बच्चा उस वक्त बार बार सर ये कैसे हो गया, सर यूं ऐसा हो गया, वैसा हो गया। ठीक है, सुनिएगा गौर से। देखो बेटा, डिफ्यूजन is movement of any material, movement of any substance, any material from higher to lower concentration। जब कोई भी सब्सटेंस ज्यादा से कम की तरफ मूव करता है, कोई भी सब्सटेंस ज्यादा से कम की तरफ मूव करता है, जैसे अभी मैंने बताया आपके एल्वोलाई में, आप याद है ना, आपके एल्वोलाई में ऑक्सीजन आती है। हम जब सांस लेते हैं तो हमारे एल्वोलाई में क्या आती है? ऑक्सीजन आती है। और हमारे ब्लड में ऑक्सीजन क्या होती है? कम होती है। हमारे ब्लड में ऑक्सीजन कम है और एल्वोलाई में ऑक्सीजन क्या है? ज्यादा। तो ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन मूव फ्रॉम, बोलो बेटा, हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। या इसी तरह हमारे ब्लड में, हाँ तबाही बारिश हो रही है। अच्छा चलो भाई, गाइस एंड गर्ल्स, कैंपस मैनेजर हमारे पास आए हैं और कह रहे हैं भाई आप पानी गिरना शुरू हो जाएगा कैंपस पे। तो अनफोर्स सरकमस्टांसेस की वजह से मैं यहीं पर आज का सेशन रोक रहा हूं, अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, क्योंकि बस मजबूरी बन गई है। मेरा इरादा तो नहीं होता, लेकिन बारिश खतरनाक दर्जे की हो रही है यहाँ पर, तो वी नीड टू मैनेज दैट एज वेल। सो आई होप कि यहाँ से हम इंशाल्लाह अगली क्लास में कंटिन्यू कर पाएंगे इंशाल्लाह ताला। हमारे लिए भी दुआ को रहिएगा कि हम अपने अपने घर खैर वाफियत से पहुंच जाए। ठीक है जी, ओके। यहीं पर अनफॉर्चुनेटली एंड करते हैं। दुआओं की दरखास्त है। टेक केयर, अल्लाह।